बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसको कंप्लीट करने जाएँगे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं तो एक लार्ज प्रोग्राम होता है और उसके अंदर जो हमारे पास वेरियस किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर है विच इज़ MS-DOS। MS-DOS जिन्होंने MS-DOS नहीं देखा हुआ उनके लिए थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए, आप लोगों ने नए विंडोज़ के अंदर जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट को देखा होगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट जो ब्लैक स्क्रीन होती है और वहाँ पे आप कमांड से लिखते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये लुक लाइक आपका जो डॉस वर्जन है उसका लुक अलाइक वर्जन है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। नो डाउट कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो एक एप्लीकेशन है, जबकि MS DOS जो था वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करता रहा विंडोज से पहले, जहाँ पे आपका GUI बेस इंटरफेस आया उससे पहले जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट का था वो डॉस वर्जन आता था। अच्छा, इसके बाद आपका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन आ जाता है जिसको आप यूनिक्स कहते हैं। लेयर्ड वर्जन आ जाता है जिसमें आपकी एक्सट्रैक्शन आ जाती है, आपकी चीज़ें जो है वो लेयर्ड में काम कर रही होती हैं और लेयर की जो दूसरी लेयर के साथ है वो एक लिमिटेड इंटरेक्शन हो रही होती है, यानी वो अपनी हर चीज़ जो है वो विजिबल नहीं कर रहा होता दूसरे के साथ। एक जितनी इन्फॉर्मेशन दूसरी लेयर को चाहिए उसको अपना काम करने के लिए उतनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसको प्रोवाइड की जाती है। बाकी इंटरनल वर्किंग वो कैसे कर रहा है वो अपनी उसके विद इन द लेयर काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे माइक्रो कर्नल्स आ जाते हैं जो मैकिन्टॉश से रेलेवेंट है। इनको जरा आगे जाके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MS-DOS की। MS-DOS was written to provide most functionality with least space, not divided into modules। इसके कोई modules नहीं थे। Although MS-DOS has some structures, its interface and levels of functionality are not well separated। ये ज़्यादा वेल सेपरेटेड किस्म का प्रोग्राम नहीं था। सिंगल आप कह लें कि सिंगल प्रोग्राम या सिंगल प्रोसेस एक टाइम में काम करने के लिए हमने इसको जो है बनाया गया था। इसके बाद आपके पास जो आ गया था दैट वाज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है जी? यूनिक्स लिमिटेड बाय द हार्डवेयर फंक्शनैलिटी। द ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैड लिमिटेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स। अगर हम इसके अंदर बात करें, एक तो आपको आते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स आ जाते हैं इसके अंदर, कि आपका जो यूनिक्स स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर आ गया था जिसमें आपके पास सिस्टम प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। और दूसरा आप इसके अंदर डिवीजन आ गई थी कर्नल। कर्नल क्या है? कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिलो अ सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड अबव द फिजिकल हार्डवेयर। जो आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इससे ऊपर और सिस्टम कॉल के नीचे नीचे जो कुछ आपके पास अवेलेबल है ये तमाम कर्नल के अंदर फॉल कर रहा है। ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है? ये आपको फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, CPU स्केड्यूलिंग प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस लार्ज फॉर वन लेवल। एक लेवल के ऊपर रख के उसने आपको तमाम के तमाम जो फंक्शंस थे उसने वहीं पे उसको जो है एक पोर्शन में एक लेवल पर रख के आपको प्रोवाइड कर दिया था। और ये हार्डवेयर से और सिस्टम कॉल से के दरमियान ये लेयर प्रोवाइड की जाती थी, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं और इसमें अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है। ये इसका ट्रेडिशनल यूनिक्स का जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो ये है कि जी ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है कर्नल का इंटरफेस है टू द हार्डवेयर। इसके नीचे आपका हार्डवेयर पोर्शन है जहाँ पे आपके पास कंट्रोलर्स आ जाते हैं जो टर्मिनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, डिवाइस कंट्रोलर्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मेमोरी कंट्रोलर्स आ जाते हैं जो हमारे पास फिजिकल मेमोरीज हैं उसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर IO मॉड्यूल्स भी लगे हुए हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तो उनके आगे उनके कंट्रोलर हैं। वो कंट्रोलर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपना डाटा जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है कर्नल लेयर, जिसके अंदर आप जो ये टर्मिनल से लेयर्स से जो सिग्नल्स आ रहे हैं
आप उनको हैंडल करते हैं और इसके लिए जो इंटरफेसिंग इनके साथ हो रही होती है वो आपके पास, यानी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ईज़ी करने के लिए आपके पास ड्राइवर्स मौजूद हैं, जो इन कंट्रोलर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनकी बात को समझ के आगे या आपकी की बात को या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात को जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट करते हैं जो इजी अंडरस्टैंडेबल हो फॉर योर कंट्रोलर्स। इसी तरह आपके पास जो है वो ड्राइवर्स आ जाते हैं फॉर आईओ डिवाइसेस एंड देन फॉर जो आपकी सीपीयू स्केजुलिंग और रिप्लेसमेंट तरीकेकार है मेमोरी के लिए कि आपने मेमोरी से डाटा कैसे लेके आना है, सीपीयू को कौन सा जो है प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट करके देना है, अवेलेबल करके देना है, उनकी मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कौन सी कमांड्स कहाँ पे रखी जाएंगी, हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कितनी हम वेकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके कर्नल जो है वो एरिया में आ जाती हैं। इसके ऊपर आपके पास ये है वो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू आप सिस्टम कॉल्स जो हैं वो इनिशिएट करते हैं और आप इनकी फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो कमांड इंटरप्रेटर्स या कंपाइलर्स हैं ये कौन यूज़ कर रहा है एट द एंड, वो यूज़र जो टॉप लेवल पे बैठा है वो कर रहा है। इसका हमारे पास आ जाती है लेयर्ड अप्रोच। अब लेयर्ड अप्रोच के अंदर ये है कि हमारे पास जो पूरा सिस्टम है उसको हमने नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अभी आपने लिनक्स में देखा है कि वहाँ पे सिंगल लेयर के अंदर था, आपको हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर एक सिंगल लेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो और काम कर रहे हैं। जबकि हम जब लेयर्ड अप्रोच के अंदर जाते हैं तो हमारे पास हर लेयर के ऊपर उसकी एक फिक्स्ड कह सकते हैं परमिशन लेवल्स हैं, वो अपना एक काम एक हद तक उसमें कर सकता है। उसके और वो जो अपने हिस्से का काम कर रहा है वो उसको वो हर चीज को जो है वो अपर लेवल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ उतनी डिटेल देने की जरूरत है कि वो जो उसको काम कहा गया है, जस्ट लाइक आप फंक्शंस बनाते हैं। अगर आप सी के अंदर काम कर रहे हो सपोज, तो अगर आपने फंक्शन बनाया, आपने फंक्शन को कॉल किया है, तो आप उसको कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं, वो पैरामीटर से इधर जा रहा है और ये एट द एंड आपको रिजल्ट दे रहा है। इसने इस फंक्शन को कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया है और कैसे कैरी आउट किया है ये ऊपर वाली लेयर का कंसर्न नहीं है। सो उसका कंसर्न ये है कि मैंने एक पैरामीटर पासिंग कर दी, मैंने अगर सपोज एडिशन करवानी थी, तो एडिशन के लिए मैंने ए और बी को इसके अंदर भेज दिया है। अब वो उसके अंदर एडिशन कैसे करता है ये इस फंक्शन का अपना कंसर्न है कि उसने उसको कैसे किया। इसने उसको वो रिजल्ट जनरेट करके दे दिया जो कि सी वेरिएबल के उसने पुट कर दिया। सो इसका काम आपको जो है वो एंड रिजल्ट से है। तो आप जब लेयर्ड अप्रोच में चले जाते हैं तो वो आपको जो है वो पूरी विजिबिलिटी एक लेयर की दूसरी के साथ नहीं आ रही होती। उसके अंदर आपको जो है जितनी डिमांड होती है सिर्फ उतनी ही जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। इसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स या लेवल्स, each build on top of a lower layer. The bottom layer is layer 0 is the hardware layer. अब ये आपकी हार्डवेयर लेयर है और जो टॉप मोस्ट लेयर है वो आपका यूजर इंटरफेस आ गया। The highest layer is the user interface with modularity. ये जो लेयरिंग आप कर रहे हैं ये बेसिकली आप मॉड्यूलैरिटी कर रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, हर एक मॉड्यूल के ऊपर एक दूसरा मॉड्यूल बैठा हुआ है। इसका आपको फायदा ये भी होता है कि अगर आप कहीं पे फील कर रहे हो कि लेयर लेट्स सपोज के लेयर 1 जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं जा रही, इसको हमें रीराइट करने की या इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली लेयर 1 को ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स वैसे अपनी सही तरह काम करती रहेंगी। सर जिस तरह अगर मैं नीचे वाली एग्जांपल में बात करूं कि अगर मैंने एडिशन की है और मेरा प्रोग्राम जो है वो उतना एफिशिएंटली या बहुत टाइम कंज्यूमिंग में एडिशन कर रहा है, तो मैं सिर्फ एडिशन का ये जो फंक्शन है उसको रीराइट करूंगा और मुझे पूरा कोड ओवरऑल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस मॉड्यूल को चेंज करूंगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। With modularity, layers are selected such that each users function and service the lower level layers. अब ये वही बात है कि मैंने इसना को बताया कि आप जो है सिर्फ इस एक पोर्शन को आप चेंज करेंगे फॉर ऑप्टिमाइजेशन, या किसी भी अगर आपको
डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप सिर्फ इस एरिया को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपके पास जो है वो अप्रोच, इसका फायदा आपको ये हो जाता है कि आप सिंगल एक मॉड्यूल को ठीक करते हैं, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नया बनाने की कोशिश नहीं करते। तो इससे आपका जो है वो टाइम कंजम्पशन और जो है वो चीजों में बेहतरी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास अप्रोच आ जाती है माइक्रो कर्नल सिस्टम अप्रोच। इसके अंदर क्या है, मूव एज मच फ्रॉम द कर्नल इनटू यूजर स्पेस, मैक एग्जांपल्स माइक्रो कर्नल based on Mac communication takes place between user modules by use जो है मैसेज पासिंग। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आपके जो सिस्टम है उसको आपने जो है ना, जो आपके हिस्से हैं आपने उनको थोड़ा सा जो है ना एक दूसरे का कम्युनिकेशन के तरीकेकार आपने डिफाइन कर दिए। इसमें तरीकेकार के अंदर ये है कि आपने एक प्रोसेस जो है या एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे को कम्युनिकेट जो करता है वो मैसेज पासिंग के थ्रू करता है। वो मैसेज पास करेगा और मैसेज पास करने से उसकी जो क्या कहते हैं वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस करेगी और उससे जो है अपनी वो वर्किंग को कंप्लीट करेगा। बेनिफिट क्या है, इजी टू एक्सटेंड माइक्रो कर्नल्स। इसके अंदर इनको आप जो है ना ये कह लो कि आपके जो है वो माइक्रो कर्नल स्पेस बन जाती है आपके हार्डवेयर और उसके दरमियान। तो उससे क्या है कि आपके हर एक के अलग-अलग मॉड्यूल्स बन जाते हैं विद इन दी कर्नल मोड, और उसके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग मैसेज पासिंग। एक का मैसेज आएगा और वो उसको इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद उसकी वर्किंग को जो है परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या है कि आपको जो वर्किंग इसकी है वो आप जो है इसकी बेनिफिट, यानी जिस हमने बात की थी लेयर की, के लेयर के अंदर जो है वो मॉड्यूल्स बन जाते हैं। अब अगर आप लेयर के अंदर अगर आप हर चीज की जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन कर दें और वो आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन का प्रोसेस दे दें यूजिंग मैसेज पासिंग, तो फिर वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके तो अपनी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन बेहतर कर सकते हैं। जिस हमने बात की थी कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है P1, उसको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है A की और दूसरा प्रोसेस 2 है, तो अगर P1 उसको यूज करने जा रहा है तो वो ये कम्युनिकेशन इसके साथ कर सकता है P2 के साथ कि ए वेरिएबल या ए रिसोर्स जो है वो P1 जो है वो यूटिलाइज करने जा रहा है। और अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो इसकी इस P2 को भी कम्युनिकेट हो जाएंगी। तो आप एक मैकेनिज्म उसको दे रहे हैं कम्युनिकेशन का। इजी टू पोर्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ न्यू आर्किटेक्चर। इससे आपको क्या है कि अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर को चेंज करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करने में ज़्यादा मुश्किलात का वो सामना नहीं करना पड़ता। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमने बात की है कि कर्नल मोड में फिर कम से कम आपका जो है वो वर्किंग हो रही होगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स उतने के ऊपर काम होगा। सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरवीन नहीं कर रहे, आप मैसेज पास कर रहे हैं, सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जा रही है, टू द पॉइंट आ रही है। जो मैंने लेयर में बात की थी उसमें तो आपकी लेयर में उसमें थोड़ा सा ज्यादा ये आया था कि ये ज्यादा सिक्योर हो जाता है, लेयर के अंदर वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेवल उस तक नहीं आ रही थी, यानी वो ज्यादा विजिबल हो रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे विजिबिलिटी आप मैसेज पासिंग तक आप कर सकते हैं, यानी उसके अंदर मैंने पॉइंट एक एक्स्ट्रा आपको बता दिया था कि अगर आप जिस तरह एक फंक्शन को बताते हैं सिर्फ पैरामीटर्स तक, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि ये आपको मैसेज पासिंग वो चीज प्रोवाइड करती है। डिटर्मिनेंट परफॉर्मेंस ओवरहेड ऑफ यूजर स्पेस टू कर्नल स्पेस कम्युनिकेशन। ओवरहेड आपके पास जरूर आ जाता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन है मैसेज पासिंग की वो आपके पास बढ़ जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आप जितना जितना आप जो है कम्युनिकेशन फ्रॉम अपर लोअर टू लोअर लेवल पर जाते जाएंगे या लोअर टू अपर लेवल जाते जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ हेडर्स और कुछ ना कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। सो वो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो ओवरहेड क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये इसका मॉडल जो आपका जो है माइक्रो कर्नल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आता है यहाँ पे। इसके अंदर आपको नजर आएगा कि आपका जो कर्नल स्पेस है इसके अंदर आपके पास हर एक का एक अलग स्पेस एक मौजूद है, और आपके पास जो कम्युनिकेशन का वे है वो ये है कि जी एक दूसरे को मैसेज पासिंग कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपका जो माइक्रो कर्नल स्पेस है वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है। Modules. Many modules in operating system implement loadable kernels modules, यानी इसके अंदर आपके पास ये अप्रोच आ जाती है कि जिस तरह हम मॉड्यूल्स की हमने पहले बात की थी कि आप हर चीज को अलग-अलग आप रख देते हैं,
जब आप लोडेबल कर्नल मॉड्यूल में चले जाते हैं तो लेट्स से आपके पास एक मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 बन जाता है, मॉड्यूल 3 आ गया है, तो आपको इन तमाम को एक ही वक्त में लोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मॉड्यूल 1 की जरूरत पड़ रही है तो आप मॉड्यूल 1 को लोड करें, इसकी वर्किंग को परफॉर्म करवाएं और जो है अपना रिजल्ट्स जनरेट कर लें। अगर आपको 2 की और 3 की जरूरत नहीं है तो इनको लोड करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरह आप इसको लोड नहीं करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपके पास जो है वो स्पेस बचेगी वर्किंग के लिए, बल्कि आपके पास जो ओवरहेड्स क्रिएट हो रहे हैं वो ओवरहेड्स कम होना शुरू हो जाएंगे। फायदे क्या हैं? यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसमें यूज होती है। ईच कोर कंपोनेंट इज सेपरेट, हर चीज के लिए आपने एक अलग कंपोनेंट जो है वो कर दी है। ई टॉक टू अदर ओवर अ नोन इंटरफेस, आपने एक इंटरफेसिंग इनकी प्रोवाइड कर दी है जिसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे और अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ईच इज लोडेबल एज नीडेड विद इन द कर्नल, आपको कर्नल के अंदर जिस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है आप उसको जो है वो कॉल करें, उसकी वर्किंग को परफॉर्म करें, और जब उसकी वर्किंग खत्म हो गया तो आप उसको डिसंगेज कर सकते हैं। ओवरऑल सिमिलर टू लेयर्ड बट विद मोर फ्लेक्सिबल, लेयर्ड अप्रोच की तरह ही काम कर रहा है कि जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं, ये इसके अंदर और उसको आप डिफाइन कर लें कि उसको और रिफाइनमेंट दे दी गई है कि आपने उसके अंदर जो मॉड्यूल्स जोन जोन से यूज हो रहे हैं आपने उनको अलग अलग जो है वो मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिनको लोडेबल कर दिया आपने, ताकि आपको एक ही वक्त में इन सबको लोड करके यूज करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप सबको एक टाइम में इकट्ठा लोड कर देंगे तो उससे आपकी मेमोरी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी। सो आपने अपने जो मेमोरी कंस्ट्रेंट है उसको कम करने के लिए इसको यूज किया है, तो इससे आपको काफी फायदा हो जाता है। सो दैट मीन्स कि जिस तरह हमने सोलारिस की ये जो अप्रोच है सोलारिस की, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, आपके पास जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं वो इंटरफेस हुए हैं आपके कर्नल के साथ, जिसकी उसको ज़रूरत पड़ती है वो उस मॉड्यूल को कॉल करता है, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है उससे फंक्शनैलिटी, और उसके बाद उसको जो है वो डिसंगेज कर लेता है। अब इसके बाद हमारे पास एक अप्रोच आ जाती है, दैट इज योर हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच के अंदर ये है कि हमने अपने जितनी अप्रोचेस देखी हैं हमें इनके मुख्तलिफ के फ्लेवर्स को जो है वो कंबाइन करते हैं और अपने सिस्टम के अंदर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो मोस्ट अच्छा आप जिस तरह बात करते हैं कि हमारे पास जिस तरह आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको जो है वो CLI इंटरफेसिंग भी मिल रही है, आपको GUI इंटरफेसिंग भी मिल रही है, और आपको जो है वो यानी CLI इंटरफेसिंग कौन सी थी, जिस तरह आपको जिस तरह डॉस का था, वो आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है एज ए कमांड प्रॉम्प्ट। आप फंक्शनैलिटी बहुत सारी आप उसकी वो यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आ जाता है कि आप उबंटू में या लाइनेक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको टर्मिनल मिल जाता है, दो लाइनेक्स के ऊपर जो टर्मिनल है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है, उसके ना बहुत ज़्यादा वर्किंग उस पर कर सकते हैं डायरेक्टली, जिस तरह आप पहले कर रहे थे CLI के अंदर। तो CLI और GLI दोनों कंबाइंड कर दिया आपने, हाइब्रिड मॉडल कर दिया। अब आपने उसके अंदर मजीद हाइब्रिडेशन आपने ये कर दी कि पहले आपके पास CLI और GLI था, अब आपने इसका टच स्क्रीन जो है वो भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दी, तो टच के फीचर्स में है वो भी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो आपने मजीद हाइब्रिडेशन आपने इसमें कर दी है। सो इसी तरह जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एक्चुअली नॉट वन प्योर मॉडल। जो हमने पीछे बात की वो कोई एक प्योर मॉडल नहीं है, उसके अंदर हाइब्रिड हमने कर दिया। मल्टीपल अप्रोचेस टू एड्रेस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी नीड्स, क्यों हमने कर लिया? ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, सिक्योरिटी बेहतर हो जाए, और उसकी यूजेबिलिटी जो है उसको हम मजीद बेहतर कर सकें। Linux and Solaris kernels in kernel address space, so monolithic plus modular for dynamic loading of functionalities। हमने Solaris और Linux के जो kernels हैं उनको मिक्स कर दिया है ताकि वो एक सिंगल स्पेस भी हमें नजर आए, जैसे हमें Linux के अंदर नजर आया था कि एक सिंगल लेयर के अंदर तमाम मॉड्यूल्स जो है मौजूद है, और उसके अंदर हमने दूसरी मॉड्यूलरिटी भी इंट्रोड्यूस करा दी कि वो जो एक स्पेस के अंदर हमारे पास मॉड्यूल जो है सारी चीज़ें मौजूद थी, उनको मॉड्यूलर कर दिया है कि जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं उसको हम कॉल करें, उसका काम खत्म हो जाए, उसको जो है वो साइड पर कर दें, जिसकी ज़रूरत पड़े उसको लोड करें, वर्किंग परफॉर्म करें, उसको डायनामिक लोडिंग में उसको ले आए। विंडोज़ मोस्ट
monolithic plus microkernel for different subspace personalities। जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये मोस्टली मोनोलिथिक है, लेकिन इसके अंदर हमने माइक्रोकर्नल के जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह अगर आप मैक के एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें एक्स की, तो ये भी हाइब्रिड है, लेयर्ड है। एक्वा इसका जो यूजर इंटरफेस है वो एक्वा है और कोकोआ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इसमें यूज हो रही है। ये आपके जो थोड़े से कह रहे हैं कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स जो आपकी मॉडर्न एनवायरनमेंट्स आ गई हैं और इंटरफेसिंग को आपने जितना इम्प्रूव करते गए हैं वो इसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाते गए हैं। Below is the kernel consisting of Mac microkernel and BSD Unix parts plus IO kits and dynamically loadable modules। जो इसके अंदर आपको नजर आती हैं दैट एस के इसके अंदर आपने माइक्रो कर्नल स्पेस को भी यूज किया है, यूनिक्स का जो पार्ट है उसको भी यूज किए हैं, डायनामिक लोडेबल जो मॉड्यूल्स हैं उनको भी हमने यूज किया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आपके पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपके पास टॉप पे है जो कि आपने एक्वा यूज किया है। इसके बाद आपके पास एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं जो आपका यूजर इंटरफेस जो इसका इंटरेक्ट करता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको यूजर को। इसके अलावा जावा कोकोआ या रियल टाइम आपके पास चीजें मौजूद हैं। इसके बाद ये जो एनवायरनमेंट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है ये इंटरेक्ट करती है आपके कर्नल एनवायरनमेंट के साथ। यहाँ पे आपके पास जो है वो मैक के कर्नल्स भी मौजूद हैं और यूनिक्स बीएसडी भी मौजूद है, जो कि ऑन लोअर एंड जो है वो आईओ किट्स और कर्नल एक्सटेंशंस को यूज करते हैं जो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेते हैं हम जो हमारे पास iOS जो आप कह लें कि हमारे पास मोबाइल फोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, इसके अंदर एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है विच इज iOS, जो कि आपका एप्पल मोबाइल्स जो हैं वो यूज करते हैं, जो आपके आईफोन्स में आईपैड्स वगैरह के अंदर आपको नजर आते हैं। ये जो है वो आपके मैक ओएस के ऊपर जो है वो बेस्ड है। जो टच स्क्रीन आपको यूज करते हैं, जो इंटरफेसिंग यूज कर रहे हैं वो आपका कोकोआ टच है, और जो आपकी मीडिया सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही हैं वो आपकी मीडिया लेयर के अंदर आपके काम कर रही हैं विच इज फॉर ग्राफिक्स एंड ऑडियो वीडियो। इसके बाद हमारे पास कोर सर्विसेज आ जाती हैं जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। ये आपका हमें मालूम है कि iOS जो है वो अपनी बहुत सारी जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्लाउड के अंदर जो है वो सेव रखता है, ताकि इन केस आपका मोबाइल जो है वो डैमेज हो जाए या स्नैच हो जाए तो आपका जो डेटाबेस है वो डिस्टर्ब ना हो, और वो आप किसी भी दूसरे अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं डाटा जो है अपना वो रिलोकेट कर लें। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मैक ओएस कर्नल्स, जो हमने पहले बात की है कि आपका जो है वो एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ओ एस एक्स, उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें जिस तरह मौजूद थी कि वो माइक्रो कर्नल बेस्ड है और उसकी जो लेयर्ड बेस में आ जाता है वो हाइब्रिड मॉडल है, और उसके अंदर नीचे हमारे पास जो है वो डायनामिक लोडेबल मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली जो कि गूगल ने प्रोवाइड किया है, ओपन सोर्स है। इसके अंदर ये आपका जो है ये लिनक्स बेस है, लेकिन इसको मॉडिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, प्रोवाइड्स प्रोसेस मेमोरी एंड डिवाइस मैनेजमेंट सर्विसेज, एड्स पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट भी इसमें साथ डाली जाती है क्योंकि आपका हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, तो हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो उनके इस चीज़ की पड़ती है कि उनकी पावर मैनेजमेंट सबसे अच्छी हो। रियल टाइम एनवायरनमेंट इंक्लूड कोर लाइब्रेरीज एंड वर्चुअल मशीनिंग, ये इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, और लाइब्रेरीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि फ्रेमवर्क फॉर वेब ब्राउज़र और डेटाबेस और मल्टीमीडिया सर्विसेज के लिए जो है वो इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अगर आप एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसके अंदर आपको मेन पे इसकी फ्रेमवर्क नज़र आएगा जिसके पास जो जिसके हमारे पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज और कोर जो है वो लाइब्रेरीज हैं जो इसकी कोर सर्विसेज को चलाती हैं, और जिसकी दूसरी जो है वो लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, वेब के साथ और मीडिया के साथ।
वो मीडिया एप्लीकेशंस को रन करने के लिए वो इसकी जो है वो लाइब्रेरीज मौजूद है। सो उसने कोर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, उसके लिए वो एंड्रॉयड के रियल टाइम लाइब्रेरीज को यूज़ करता है, और जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और उनको चीज़ों को रन करना हो तो उसके लिए वो दूसरी लाइब्रेरीज को यूज़ करता है। इसके बाद आ जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग। डिबगिंग के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने जो भी आपको बग्स या एरर्स नज़र आते हैं, आप उसको फाइंड करते हैं और उसकी लॉगिंग करते हैं कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फॉल्ट क्रिएट हो रहा है और क्या करने के ऊपर वो फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ताकि आपके पास ये जो फाइल लॉग फाइल्स तैयार होती हैं ये फाइल जो है आपके मेन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती हैं, ताकि वो इसको रीड करके आपकी प्रॉब्लम्स को देख सके कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या-क्या मसले आते हैं, ताकि वो जब भी कोई नया वर्जन बनाएँ या नई ऑपरेटिंग सिस्टम को नया डिज़ाइन करें, तो उसके अंदर वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें पहले से एम्बेड कर दें। सो अगर तो आपकी फेलियर ऑफ एन एप्लीकेशन जनरेट होती है, तो वो आपकी कोड डंप फाइल के अंदर जाती है, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फेलियर होती है, तो वो क्रैश डंप फाइल के अंदर जाती है। बियॉन्ड दिस आपके जो क्रैशेस होते हैं, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैन बी ऑप्टिमाइज यूजिंग ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। इसके ये जो क्रैशिंग इसके अलावा आप जो है क्या करते हैं, आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि आप उसको बेहतर से बेहतर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। sometime using trace listing of activities। आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ ट्यूनिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं जो इनको एनालाइज करते हैं और इनकी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं कि आपका जो है वर्किंग किस किस्म की हो रही है। ये किस किस्म की मैं आपको दिखाता हूँ। जिस आपके पास विंडोज के अंदर टास्क मैनेजर मौजूद है। ये टास्क मैनेजर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपका कौन कौन सा सिस्टम जो है, कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो रनिंग में आ रहा है, कितनी आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी आपकी पेज मेमोरी यूज हो रही है, कितनी आपकी रैम यूटिलाइज हो रही है, आपका डिस्क से कितना डाटा आ जा रहा है, वेब से कितना डाटा आ जा रहा है, कौन सा प्रोसेस कितनी यूजेज आपकी कर रहा है डाटा की फ्रॉम योर मेमोरी, फ्रॉम योर सेकेंडरी मेमोरी, कितनी आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर और फिर उसके बेसिस के ऊपर उसको ऑप्टिमाइजेशन आप जब करते हैं कि आप प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा प्रायोरिटाइज है, तो उसको रिसोर्सेज जो है वो उसको जब वो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो वो उसको जो है वो रिसोर्सेज की जो है वो अवेलेबिलिटी बेहतर उसको मिलेगी। इसी तरह आपके पास एक और ओपन सोर्स मौजूद है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर, वो है डी ट्रेस। जिस तरह आपका काम करता है विंडोज का टास्क मैनेजर, ये आप समझ लें कि ये उस वही एक ओपन सोर्स आपको चीज़ मिल रही है, जिसमें आप जो है मुख्तलिफ जो है जो आपके प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। आपके मुख्तलिफ जो प्रॉब्स फायर करते हैं उसे आप देखते हैं कि जो है कौन-कौन सा जो है वो आपका जो है फंक्शनैलिटीज़ वो एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, कौन-कौन से प्रोसेस एग्ज़ीक्यूशन में आए हैं, कौन सा कितना सीपीयू यूटिलाइज़ेशन में जा रहा है, कौन किस वक़्त स्टार्ट हुआ है, किस वक़्त एंड हुआ है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ये डी ट्रेस प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो आपको यहाँ पे वो आपको टाइम स्टैम्प भी दे रहा है। ये इसके अंदर उसमें बस ये है कि आप इसको खुद पूछ रहे होते हैं कि आपको टाइम स्टैम्प चाहिए या सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहिए या उसकी स्केजुलिंग है, इनके बारे में आपको जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होती है दैट इज़ योर सिस्टम जनरेशन, जिसको आप सिसजन भी कहते हैं। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ज़रा जनरल पर्पस होता है, ये आपके हर किस्म की मशीन पर रन कर सकता है। लेकिन आपके पास जो सिस्टम है, अगर आप कोई कोर आई यूज़ कर रहे हैं डेल का,
आप एचपी का Core i5 यूज़ कर रहे हैं या आप थिंकपैड का Core i7 यूज़ कर रहे हैं, तो एक जनरल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ मशीन स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो आपका सिस्टम ऑपरेटिंग जनरेशन क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर। सो सिस्जन जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बाद जो है उसको ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगर करता है जिससे आपका सिस्टम जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस के अंदर यूटिलाइज हो सके। सो यूज्ड टू बिल्ड सिस्टम स्पेसिफिक कंपाइल्ड kernels or system tuned and can general more efficient code than one general kernel. सो आपके पास एक सिंगल जनरल कर्नल के बजाय वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो आपके सिस्टम के हार्डवेयर को बेहतर तरीके से और ऑप्टिमल वे में उसको यूज करते हुए आपका जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम बूट। सिस्टम बूट क्या है, हमने बात की थी कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो है वो सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आती है, वो आपके सिस्टम को जो है वो चेक करती है कौन कौन सा हार्डवेयर है, और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करती है, जिसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रनिंग के अंदर जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी मेड अवेलेबल टू हार्डवेयर सो हार्डवेयर कैन स्टार्ट इट। तो उसको अवेलेबल कौन करता है, आपका जो है वो बायोस उसका कर रही होती है। स्मॉल पीसेज ऑफ कोड bootstrap loader stored in ROM or EEPROM locate the kernel, load it into the memory and start it. So bootstrap loader जो है, जो BIOS के अंदर मौजूद है, वो आपका क्या काम करता है कि जब आपका BIOS लोड आपका हार्डवेयर सारा चेक कर लेता है, उसके बाद आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो आपका कर्नल, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसको लोड करता है इन योर रोम और EEPROM, सॉरी EEPROM। सो उससे क्या है कि वो उसके बाद जो है वो इनिशिएट करता है। समटाइम्स टू स्टेज प्रोसेस होता है कि वेयर बूट ब्लॉक एट फिक्स लोकेशन लोडेड बाय द रोम कोड व्हिच वुड बूटस्ट्रैप लोडर फ्रॉम द डिस्क। आप उसकी जो है लोकेशन को लोड कर देते हैं, सॉरी आप उसका जो है बूट ब्लॉक लोड करते हैं जिसके अगेंस्ट वो जो आपके डिस्क पे जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है वहाँ से उसको लोड करता है और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कॉमन बूटस्ट्रैप लोडर इज योर GRUB, अलाउ सिलेक्शन ऑफ कर्नल फ्रॉम मल्टीपल डिस्क वर्जन एंड कर्नल ऑप्शंस। मोस्टली जो कॉमन आपका कह सकते हैं वो GRUB मौजूद है आपके पास। लोडर जो है जो कि आपके कर्नल को लोड करता है फ्रॉम योर डिस्क। अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको बाज़ औक़ात तो एक नज़र भी आती है, आपको एक स्क्रीन नज़र आती है जहाँ पे आपसे वो पूछता है कि आपके सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने कौन-सा जो है वो इनिशिएट करना है। तो आपको वो इंटरफेसिंग भी आ रही होती है, तो वो आपका बूटस्ट्रैप लोडर आपसे पूछ रहा होता है कि कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन करना चाहते हैं। कर्नल लोडेड एंड सिस्टम इज़ देन रनिंग। जब आपका कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड हो जाता है, तो उसके बाद आपका सिस्टम जो है आपको नज़र आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का साइन आ जाएगा और उसके बाद आपके पास वो लोड होगा। लोड होने के बाद वो आपसे आपका यूज़र नेम पासवर्ड पूछ के आपको जो है वो विंडोज़ के अंदर जो है वो उसको यूटिलाइज़ करने की इजाज़त दे देता है। सो दैट इज़ ऑल इन योर चैप्टर नंबर 2। ये इसको ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।